हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट टॉपिक ऑफ लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बारे में देखेंगे। अगर लास्ट के 5 लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने जुडिशरी के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर बात किया एंड आई होप सो वो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं। अगर बात किया जाए इस चैप्टर के टॉपिक्स को, तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने तक मे बी 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा और ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कुछ कुछ चीज़ों से फैमिलियर करवाया जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी मूवेबल होता है, कौन सा प्रॉपर्टी इमूवेबल होता है ना, कौन सा पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है और कौन खरीद सकता है, दैट इज कॉल्ड पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर। अभी आगे बात करेंगे। देन वैलिड ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसका एलिमेंट है, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको उसका पूरा हिस्सा बेचना होगा, या फिर सामने वाला खरीद रहा है तो उसको पूरा हिस्सा खरीदना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका घर है और घर के साथ एक अटैच्ड गार्डन है, ठीक, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं सिर्फ घर खरीदूंगा और गार्डन नहीं खरीदूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहता है कि आपको पूरा खरीदना होगा, ठीक है। अभी बात करेंगे इसके बारे में हम। देन सेल के बारे में, लीज के बारे में एंड एक्सचेंज के बारे में एंड गिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो इन इन टॉपिक्स पे अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टी का बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होता क्या है ना। प्रॉपर्टी लॉ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा, एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू डिनोट्स प्रॉपर्टी। वैसा इंटरेस्ट और वैसा राइट, वैसा सामान जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है ना, जिसको इकोनॉमिक वैल्यू है, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका लैंड हो गया, आपका हाउस हो गया, है ना, एंड आपकी गाड़ी हो गई, बहुत डिफरेंट थिंग। तो उन सब का एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एक पैसा का मूल्य है, और उस मूल्य को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। सिंपल यही प्रॉपर्टी है। अब अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो ये जो प्रॉपर्टी लॉ है वो एक एक्ट के थ्रू चलता है, और उस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। मैटर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन इंडिया, ठीक है। अब उसका काम क्या है, टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन। ऑब्वियसली जब प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री होता है तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है ना, दो लिविंग पर्सन के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रॉपर्टी पेड़ को बेच रहे हैं या किसी और को बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो लिविंग पर्सन के बीच में होता है, दो अंडरस्टैंडिंग पर्सन के बीच में होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। तो ये चीज है। इट शैल ऑल्सो सर्व एज द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है, उसके बारे में भी ये बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दो तरीके का प्रॉपर्टी होता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव कराया जा सके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी आप समझ रहे हैं इसका उल्टा, मूवेबल मूवेबल नहीं है वो। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्रॉपर्टी टू टाइप्स का, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है।
इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, तो आपका आंसर होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एंड अगर आपका क्वेश्चन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो आप नोट्स भी बनाते चलें साथ में, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तब। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इससे मॉक में क्वेश्चंस बनने भी थे और मैंने भी बना रखे हैं, कि जो टर्म है ना प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो एक्ट में डिफाइन ही नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ब्रॉड सेंस में यूज करते हैं इस एक्ट के अंदर अंदर। ठीक है, वही चीज है, एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू डिनोट्स प्रॉपर्टी। हर चीज जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी दो काइंड्स का, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इज गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर किया जाए, और कौन से एक्ट के थ्रू ये रेगुलेट होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंड नहीं है उसमें, बट अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसमें इसका डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड अ स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। रिमेंबर, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे CUET 2022 में लीगल स्टडीज में, कि ऑप्शन था इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, ऑप्शन थे लैंड, बिल्डिंग एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। ये चीज, ये पॉइंट, ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो एनी प्रॉपर्टी दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक दो केस लॉज था, एक था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और एक था मार्शल वर्सेस ग्रीन। ये दोनों केस लॉज आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये दोनों केस लॉज आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। एक शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और एक मार्शल वर्सेस ग्रीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे अगर बात करें तो इसका सिंपल सा एक वर्ड में इसको याद रखिएगा कि इन्हें इस केस में डिस्कस किया गया था डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस बने कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्टिंक्शंस के बारे में कौन से केस लॉज में डिस्कस किया गया था, तो आप आंसर करेंगे शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अच्छा, जो भी केस होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप और आपके पड़ोसी अगर लड़ लें तो जो केस करेगा और स्टेट के मतलब स्टेट एक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हर एक केस वैसे ही होता है, जैसे केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो हर केस इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे आपको पता चल गया कि डिस्टिंक्शन था मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज देन इट इज रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बट इफ द इंटेंशन इज टू कट डाउन द ट्री एंड यूज इट एज अ टिम्बर इट वुड बी रिगार्डेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल। नेक्स्ट था मार्शल वर्सेस ग्रीन। देयर वाज अ सेल ऑफ ट्रीज wherein the trees were cut and taken away. The court held that the sale was not that of immovable property. सिंपल सा ये एक कुछ टर्म था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। छोटा सा चैप्टर है, बस समझने का खेल है इसमें। ठीक है,
अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर मतलब अपना प्रॉपर्टी किसी और को हम दे रहे हैं, ओनरशिप किसी और को दे रहे हैं, टाइटल किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जमीन बिकता है तो मान लीजिए जमीन अभी आपके पापा के नाम पर है, अगर उन्होंने वो जमीन किसी को बेचा तो जो खरीद रहा है पर्सन अब उसके टाइटल पे होगा, अब उस जमीन का मालिक वो होगा, वो अब उस जमीन का ओनर वो होगा, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एबव 18 ईयर ऑफ एज, सबसे पहला एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए। जब आगे आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो पर्सन 18 ईयर्स के एबव होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक है। 18 साल से नीचे का अगर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए पर्सन को 18 साल से ऊपर होना चाहिए, हैविंग साउंड माइंड, उसका बुद्धि जो है वो स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो शराब पीकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, शराब पीकर ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि क्या होगा फिर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा और हो सकता है उसके साथ फ्रॉड हो जाए, है ना। तो इस वजह से उस पर्सन को साउंड माइंड रहना चाहिए, उसका दिमागी संतुलन ठीक रहना चाहिए। अगर कोई पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, टर्म्स को समझने के लिए, ठीक है ना। लास्ट जो है नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, किसी कानून के मतलब कानून आपको रोके ना। लॉ बहुत लोग होते हैं, जैसे बैंक वगैरह से आप मतलब बहुत लोन वगैरह ले लें तो दिवालिया आपको कर दिया जाता है ना, बैंकरप्ट में फिर आप लोन नहीं ले सकते हैं, आपको कोर्ट प्रोहिबिट करता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट का होने का एलिमेंट्स हैं। And authorized to dispose of property, owner of the property and right to sell the property can make a transfer, the person who transfer the ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कौन व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी का। अब बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी को बेचता है वो कहलाता है ट्रांसफरर, एंड जो प्रॉपर्टी पर्सन टू हुम द ट्रांसफर इज मेड इज कॉल्ड ट्रांसफरी, और जिसको प्रॉपर्टी बेचता है, जिसको ट्रांसफर करता है वो कहलाता है ट्रांसफरी, ठीक है। जैसे मैंने अपना जमीन आपको बेचा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में हुआ है, ठीक है। तो हम क्या हुए, हम हुए ट्रांसफरर, हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और किसको बेच रहे हैं, तो आपको बेच रहे हैं, तो आप क्या हो गए, ट्रांसफरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होता है। तो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का मोड ऑफ ट्रांसफर भी वैरी करता है। अगर किसी को 100 रुपए से ज़्यादा का ट्रांसफर है तो वो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा, है ना। एंड बात करें तो अगर 100 रुपए से नीचे है तो कोई ज़रूरी नहीं, बट अगर 100 रुपए से ऊपर है, अगर प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए एक बॉन्ड बनता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनता है ना। देखते होगे, आपने सुना होगा घर वालों को कहते बॉन्ड बनाने के लिए, फिर शेयर्स अपना, तो ये सब चीज़ है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मॉक में क्वेश्चंस थे भी इसके रिगार्डिंग कि a registered instrument has to be attested by at least 2 person who are parties to the transfer. Attestation means affixing the signature in the registered instrument. Registered instrument में at least 2 person होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना इसेंशियल ऑफ फॉर अ वैलिड ट्रांसफर, क्या क्या जरूरी है वैलिड ट्रांसफर के होने के लिए, ठीक है। तो पहला, इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द ट्रांसफरर शुड बी बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन, ऑब्वियसली, है ना। दो व्यक्ति, 2 लिविंग पर्सन के बीच में ही ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं अब आप गाय से जाकर बोलेंगे कि मुझे जमीन बेचना है, मुंडी हिलाएगी और आपको लगेगा कि हाँ सच में मान गई है, तो ऐसा नहीं है। लिविंग पर्सन के बीच में, वो भी लिविंग पर्सन है
बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, उसको समझ नहीं है। अब है नेक्स्ट जो है, द प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, हिंड्रेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड बी ऑफ ट्रांसेबल नेचर। जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई जमीन है तो जमीन में ऑब्वियसली विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जमीन में विवाद चल रहा है और आपने साइड से जमीन बेच दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फ्री फ्रॉम एवरी हिंड्रेंस से, सब कुछ क्लियर होना चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। द ट्रांसफर शुड नॉट बी फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। कोई भी ट्रांसफर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए और अनलॉफुल कंसिडरेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लॉ उसे वैलिड नहीं मानता है, ठीक है। उसके लिए आप फिर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को मारने के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 50,000 रुपये दे रहे हैं आपको, उस व्यक्ति को आप मार दीजिए। आपने पैसे दे दिए और मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था इनसे 50,000 रुपये का उसे मारने के लिए और वो नहीं मारा, ठीक है, बिकॉज दिस इज इलीगल। आप किसी को पैसे देकर किसी को मरवाना, दैट इज इलीगल। तो कोर्ट फिर आपको पकड़ लेगी ऑब्वियसली। तो इन सब चीज़ों के लिए ये अनलॉफुल है ना, तो कोर्ट भी, लॉ भी इसको इन्फोर्स नहीं करवाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, ट्रांसफरर हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंपिटेंट टू मेक ट्रांसफर। वही 18 ईयर ऑफ एज, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। बी इंटाइटल टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, उसका ओनर वही होना चाहिए। आजकल होता है ना कि किसी का जमीन कोई और बेच दे रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। आप रियल ओनर होना चाहिए। लॉ तो बहुत बने हुए हैं बट उतना फॉलो नहीं होता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर। नेसेसरी फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेंट शुड बी कंपाइल्ड विथ। वो रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेंट, ये सब होना चाहिए वहाँ पे जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। ये बहुत एक इसमें फेमस केस था, कूपर वर्सेस कूपर। बताएंगे अभी हम इसके बारे में, ठीक है। क्या कहता था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, अभी मैंने बात भी किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। ये कहता क्या था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, है ना, सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ए पार्टी टू द ट्रांसफर कैन नॉट एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। In other words, while claiming advantage of an instrument, the burden of the instrument should also be accepted. अभी तो मैंने बताया था ना, वही गार्डन वाला एग्जाम्पल कि सेल हिज गार्डन एज वेल एज हिज हाउस थ्रू वन इंस्ट्रूमेंट टू बी। एक व्यक्ति ए अपना गार्डन और अपना घर बी को बेचता है, बट बी कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका घर लूंगा और आपका गार्डन नहीं मुझे चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, बी हैज टू रिटेन द गार्डन इफ ही वांट्स टू रिटेन द हाउस। अगर बी को घर चाहिए तो उसको गार्डन भी खरीदना होगा और कैंसिल द होल ट्रांजेक्शन। नहीं तो आप पूरे ट्रांजेक्शन को खत्म कर दीजिए, आप मत लीजिए। बी कैन नॉट रिटेन द हाउस एंड कैंसिल द ट्रांसफर रिगार्डिंग द गार्डन। अब ऐसा नहीं होगा कि बी सिर्फ घर को खरीदे और गार्डन के ट्रांजैक्शंस को कैंसिल कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है कि व्हाइल क्लेमिंग द एडवांटेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द बर्डन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसमें एक फेमस केस लॉज था, कूपर वर्सेस कूपर। कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइड ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये केस लॉज याद रखिएगा। कुछ कुछ केस लॉज मैंने भी बताया है, जैसे हमारा हो गया एक कूपर वर्सेस कूपर, है ना। एक यहाँ पे था हमारा मार्शल वर्सेस ग्रीन एंड सामताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। लास्ट में अगर देखें तो मेनका गांधी का केस था, केशवानंद भारती का केस था हमारा, है ना। तो ये सब केस लॉज आप एक जगह पे लिख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडिस क्या कहता है
यह अट लाइट पेंडिट निहिल इनोवेटर एक लीगल मैगजीन है ना, सुनने में थोड़ा उटपटा लग रहा होगा। अट लाइट पेंडिट निहिल इनोवेटर मीन्स नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पेंडिंग लिटिगेशन। अगर लिटिगेशन है तो आप उसमें नया कुछ भी, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। समझते हैं इसको। When a suit or litigation is pending on an immovable property, then the immovable property cannot be transferred. अगर कोई जमीन पे या फिर कोई प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है और जब तक उसका जजमेंट नहीं आया है, then you cannot sell that particular property or you cannot transfer that particular property according to the principle of the doctrine of lex pendis। ठीक है, nothing new should be introduced in a lending petition pending litigation। कह रहा क्या, to constitute a suit proceeding involving the im और लेस पेंडिस होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। दूसरा, the right to the immovable property must be in question in the suit or proceeding। the property in litigation should be transferred। the transferred property should affect the right of the other person to the transferer। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात किया। हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में जाना। देन हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या क्या है, जिसमें हम लोगों ने मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखा। साथ में हम लोगों ने ट्रांसफर देखा कि कौन ट्रांसफर के लिए कंपिटेंट है, ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने वैलिड ट्रांसफर के लिए एसेंशियल देखा, एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस के बारे में देखा हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल और अदर टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।